आज हम लोग कवर करने वाले हैं एग्जेक्टिव का लेक्चर नंबर 03। लेक्चर नंबर 03 बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि एग्जामिनेशन में इससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं। अब देखो, लास्ट लेक्चर की अगर मैं बात करूं तो उसमें जब मैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री पढ़ा रहा था तो उसकी लास्ट कैटेगरी जो आई थी उसमें मैंने कई सारे पेयर्स आपको दिखाए थे और फिर मैंने बताया भी था कि लेक्चर नंबर 03 में हम इन सारे पेयर्स को कवर करेंगे। आज जो हम लोग एग्जेक्टिव्स पढ़ने वाले हैं, जो पार्ट पढ़ने वाले हैं एग्जेक्टिव का, उसमें जो बहुत सारे एग्जेक्टिव्स होते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, उनको हमको ना इंडिविजुअल लेवल पे अच्छे से अंडरस्टैंड करना है क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात करो तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर एग्जेक्टिव से कहीं से बनाए जाते हैं तो आज के पार्ट से ही बनाए जाते हैं। इसके बाद जो अगला लेक्चर मैं पढ़ाने वाला हूँ एग्जेक्टिव में, लेक्चर नंबर 04, उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन बनाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कहते हैं ना लोकप्रिय एग्जामिनर के लिए टॉपिक है ना, वो आज का टॉपिक है। इसके अंदर हम बहुत सारे पेयर ऑफ एग्जेक्टिव्स कवर करने वाले हैं जिनके बीच में बहुत सारा डाइसीनेस होता है। बहुत सारा डाइसीनेस होने का मतलब है कि बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट कराया जा सकता है। सेंटेंस में हम अलग अलग तरीके से इनको अगर सामने रख दें तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो एक एक चीज़ को अगर उनकी गहराई में जाके अच्छे से अगर आप पढ़ लोगे तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला जो पेयर है जो आपके एग्जामिनेशन में आता है और सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है वो आता है सम और एनी। सम और एनी जो होता है वो इस तरीके से आता ही है कि वो काउंटेबल के लिए भी आता है, वो अनकाउंटेबल के लिए भी आता है। तो कब हमें सम इस्तेमाल करना है, कब हमें एनी इस्तेमाल करना है, ये आपको बहुत कंफ्यूज करता है। फिर उसके बाद अगला पेयर है फ्यू है, लिटिल है। अब इसमें से एक नंबर रिप्रेजेंट करता है और एक जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है। तो कहाँ जो है आपको फ्यू इस्तेमाल करना है, कहाँ आपको लिटिल इस्तेमाल करना है, वो जाना बहुत जरूरी है। फ्यू के 3 वेरिएशन है। जब आर्टिकल इनके साथ लगाया जाता है तो फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू बनता है। लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल बनता है। इनके जो आपस में मिला जुला के सारा कॉम्बिनेशन अगर हम बनाएं तो 6 वर्ड्स बन जाते हैं, 6 ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन जाते हैं और उनको लेके एग्जामिनेशन में बहुत क्वेश्चन रखा जाता है। तो इनको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन बनता है वो इस जगह से बनता है। फार्दर और फर्दर को लेके क्वेश्चन बनता है। इनकी मीनिंग में डिफरेंसेस होता है, तो फार्दर की मीनिंग आपको समझना पड़ेगा और फर्दर की मीनिंग आपको समझना पड़ेगा। फिर जब आप देखोगे तो इल्डर और ओल्डर, ये 2 एग्जेक्टिव्स हैं जब नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं। तो कब इल्डर का यूज करना है, कब ओल्डर का यूज करना है, ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। नियरेस्ट और नेक्स्ट के विषय में क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कब नियरेस्ट इस्तेमाल करते हो, कब नेक्स्ट इस्तेमाल करते हो, कब लेटर इस्तेमाल करते हो, कब लेटर इस्तेमाल करते हो। ये आपको पता होना चाहिए कि कब नाउन का यूज केस जो बन रहा है उसके साथ लेटर इस्तेमाल करना है, फिर लेटर इस्तेमाल करना है। स्पेलिंग में सिर्फ एक टी का अंतर है, बाकी लेटर की स्पेलिंग LATER और LATTER। फिर मच और मेनी, सबसे ज़्यादा जो पेयर पूछा जाता है ये वाला पेयर पूछा जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक आपको याद होगा गुड वर्सेस वेल। कब गुड इस्तेमाल किया जाता है, कब वेल इस्तेमाल किया जाता है, ये पेयर भी आपको अंडरस्टैंड करना होगा। तो 1 by 1 हम लोग कवर करेंगे, एक एक करके कवर करेंगे। सबसे पहला पेयर पिक करेंगे। जो हमारा पहला पेयर आता है वो आता है सम और एनी। तो सम और एनी से पहले एक और चीज़ समझ लीजिए कि इसका जो है नाउन से काफ़ी लेना देना है क्योंकि ये सारे के सारे एग्जेक्टिव्स हैं। अगर ये एग्जेक्टिव्स हैं तो आपको पता है कि ये एग्जेक्टिव्स हमेशा नाउन के साथ आते हैं। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो नाउन का चैप्टर है। नाउन के चैप्टर में आपने 2 टाइप के नाउन पढ़ा था। एक नाउन पढ़ा था आपने काउंटेबल और दूसरी जो कैटेगरी पढ़ी थी आपने वो पढ़ी थी अनकाउंटेबल। ये बात जो आप पढ़ के आए थे उसको आपको रिकॉल करना बहुत जरूरी है क्योंकि इनके यूज केस यहाँ पे बहुत है। तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ आपको। यहाँ पे काउंटेबल की अगर मैं बात करूँ तो काउंटेबल सिंगुलर हो सकते हैं या प्लूरल हो सकते हैं। इसका ये मतलब है कि आप इनको नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हो, इनका नंबर बता सकते हो। जो काउंटेबल नाउन होते हैं उनको आप नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हो, मतलब नंबर बना सकते हो। और कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं, इनका आप नंबर नहीं बना पाते हो, इनकी क्वांटिटी बता पाते हो, मतलब इनको तौल पाते हो, इनकी मात्रा बता पाते हो। क्या बता पाते हो? मात्रा। मात्रा। और यहां पे अगर मैं बात करूं संख्या, तो देखो यहां पे जो सीखना है वो सिर्फ आपको ये सीखना है कि इनमें से कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करता है, कौन सा क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है। बाकी चीजें तो नाउन का ही है ना। अगर आपको नाउन पहचानने आता है कि कौन काउंटेबल है, कौन अनकाउंटेबल नाउन है, तो जो नंबर बताने वाला एग्जेक्टिव है वो काउंटेबल के साथ जोड़ोगे और जो क्वांटिटी बताने वाला एग्जेक्टिव है वो अनकाउंटेबल के साथ जोड़ोगे। तो इसमें से वो आपको पेयर भी समझने होते हैं कि कौन सा ऐसा पेयर है जो सिर्फ काउंटेबल के साथ, मतलब कौन सा एग्जेक्टिव है जो काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल करना है और कौन सा जो एग्जेक्टिव है वो अनकाउंटेबल के साथ इस्तेमाल करना है। जैसे अगर मैं बात करूँ फ्यू और लिटिल में, ये नंबर रिप्रेजेंट करता है, ये क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है, तो ये सिर्फ काउंटेबल के साथ इस्तेमाल होगा, ये अनकाउंटेबल के साथ इस्तेमाल होगा। तो चलो 1 by 1 हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे
सम और एनी की, अगर सम और एनी की बात करें तो सम और एनी दोनों जो होता है ये आपका काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ इस्तेमाल होता है। सम और एनी ये दो के दोनों जो है वो इस्तेमाल होता है चाहे आपका नाउन काउंटेबल हो चाहे नाउन अनकाउंटेबल हो। अगर नाउन अनकाउंटेबल है, नंबर 1 बात आप याद रखिएगा, पॉइंटर्स के फॉर्म में याद रखेंगे तो ज्यादा याद रहेगा। नाउन काउंटेबल हो या नाउन अनकाउंटेबल हो, सम और एनी दोनों के साथ इस्तेमाल करते हो। अगर नाउन अनकाउंटेबल है तो गिन ही नहीं सकते हो, फिर तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ये सिंगुलर हो सकता है या प्लूरल हो सकता है, तो जो सम इस्तेमाल करते हो वो हमेशा प्लूरल के साथ इस्तेमाल करते हो। क्या करते हो? इसके साथ आप हमेशा सम का इस्तेमाल करते हो, सिंगुलर के साथ आप सम इस्तेमाल नहीं करते हो। और अगर बात करें जो है, अगर बात करें हम एनी की, तो एनी चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इन दोनों के साथ आप एनी इस्तेमाल कर लेते हो। तो छोटी सी बात है। पॉइंट नंबर 1 ये काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ इस्तेमाल होता है। पॉइंट नंबर जो 2 है वो है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ जो है आप जो इस्तेमाल करते हो वो इस्तेमाल करते हो सम, और चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल काउंटेबल नाउन हो उसके साथ आप एनी इस्तेमाल करते हो। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है वो कुछ इस तरीके से याद रखनी है, जो सम होता है वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होता है। जबकि यहीं अगर मैं बात करूं एनी, तो अगर सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव हो, सेंटेंस अगर आपका इंटरोगेटिव हो या फिर निगेटिव हो, निगेटिव हो या फिर इंटरोगेटिव हो, तब आप एनी का इस्तेमाल करोगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको नॉलेज में होना चाहिए, बस इतनी बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। एक और बात मैं यहां पे लिख देता हूं, पॉइंट नंबर 03। पॉइंट नंबर 03 ये है कि नो प्लस एनी, मतलब एक सेंटेंस में नो और एनी दोनों एक साथ देखने को मिले तो सेंटेंस सुपरफ्लुअस बन जाता है, मतलब आप नो के साथ एनी इस्तेमाल नहीं करते हो। अब चलो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं बात करूं आई हैव सम ऑयल, तो ऑयल आपका मटेरियल है, ये कैसा नाउन है? ये अनकाउंटेबल नाउन है। और सेंटेंस कैसा है? अफर्मेटिव है। कैसा है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सम इस्तेमाल करोगे, एनी इस्तेमाल करोगे नहीं। उज्ज्वल हैव सम प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम होता है ये आपका काउंटेबल भी होता है, ये आपका अनकाउंटेबल भी होता है। ये काउंटेबल सेंस में भी इस्तेमाल होता है, ये अनकाउंटेबल सेंस में भी इस्तेमाल होता है। तो प्रॉब्लम्स लिख के आता है तो भी सही होता है, प्रॉब्लम लिख के आता है तो भी सही है। और सेंटेंस अगर देखोगे तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका मतलब सम अपने आप में करेक्ट है। जो डाउट होगा वो डाउट होगा, कुछ कुछ बच्चों को लगेगा कि हम प्रॉब्लम्स लिखते हैं। क्या हम लिखते हैं? हम प्रॉब्लम्स लिखते हैं। तो प्रॉब्लम्स जब आप लिखते हो तब काउंटेबल की कैटेगरी में इसे डालते हो, जब आप प्रॉब्लम लिखते हो तो इसे अनकाउंटेबल की कैटेगरी में डालते हो। तो ये वाला शब्द आप याद रखिएगा कि प्रॉब्लम जो होता है वो काउंटेबल भी होता है, अनकाउंटेबल भी होता है। अगर यहाँ पे यस नहीं लगा हुआ है और सम लगा हुआ है तो आप प्रॉब्लम को प्रॉब्लम्स नहीं बनाओगे, इसका कॉन्टेक्स्ट अलग होता है। प्रॉब्लम काउंटेबल भी होता है, प्रॉब्लम अनकाउंटेबल भी होता है। तो जब एस नहीं आता तो आप समझ जाइएगा कि सम के साथ लगा हुआ, इसका मतलब है जो कॉन्टेक्स्ट है, इसकी जो मीनिंग है, इसका मतलब ये हो गया कि इसको अनकाउंटेबल सेंस में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आई उज्ज्वल हैव सम प्रॉब्लम, तो सेंटेंस में सिर्फ आपको चेक करना है कि अफर्मेटिव है या फिर नेगेटिव है। तो यहां पे जो आपका आ रहा है वो अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस है मतलब सेंटेंस करेक्ट है। जबकि अगर मैं बात करूं दूसरे पार्ट की बात करूं, डज उज्ज्वल हैव एनी प्रॉब्लम, अब यहाँ पे प्रॉब्लम लिखा हुआ है और डज लिखा हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे आप सम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। आप किसका इस्तेमाल करोगे? एनी का इस्तेमाल करोगे। उज्ज्वल डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, उज्ज्वल के पास किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका निगेटिव सेंटेंस है, तो जो आपने इस्तेमाल किया वो एनी इस्तेमाल किया है। अगर मैं इस सेंटेंस को कुछ ऐसा लिख दूं, उज्ज्वल डू नॉट या डोंट हैव सम प्रॉब्लम, तो सेंटेंस हो जाएगा इनकरेक्ट। और एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ प्रॉब्लम की जगह प्रॉब्लम्स भी लगा सकते हो, क्योंकि ये काउंटेबल होता है और अनकाउंटेबल भी होता है। जब ये आप प्रॉब्लम्स लिखोगे तो मतलब आप मीनिंग जो है वो काउंटेबल सेंस में कहना चाहते हो, और जब सिर्फ प्रॉब्लम लिखोगे तो इसका मतलब ये है कि आप जो मीनिंग कन्वे करना चाहते हो वो अनकाउंटेबल सेंस में कन्वे करना चाहते हो। बस इतना ही फर्क होता है। ये तो रही बेसिक सी बात। एक चीज जो आपको और अंडरस्टैंड करना है वो ये अंडरस्टैंड करना है कि जब आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, बात को मेरे ध्यान से सुनिएगा जरा सा, अगर सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव होता है
तो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं वो सेंटेंसेस दो वैरायटी के होते हैं। एक होता है जिसको हम बोलते हैं यस या फिर नो क्वेश्चन। दूसरा ये होता है जब आप डिटेल करने की कोशिश करते हो, अदर देन यस या नो, अदर देन यस या फिर नो, मतलब आपको डिटेल जवाब देना होता है, जिसको WH क्वेश्चन भी बोलते हो। क्या बोलते हो? WH क्वेश्चन भी बोलते हो। WH क्वेश्चन का मतलब ये हो गया कि WH वर्ड से स्टार्ट हुआ होता है। ये वाला जो स्टार्ट होता है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। जैसे डज यूजुअल हैव एनी प्रॉब्लम, तो आप इसका जवाब देते हो कि हाँ है या फिर नहीं। इस चीज में एक बात ध्यान रखिएगा कि कभी कभी क्या होता है कि अगर जवाब आपको सिर्फ हाँ में देना है, मतलब अगर किसी ने आपको हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछा तो उसका जवाब हाँ भी हो सकता है, उसका जवाब ना भी हो सकता है। अगर जवाब में सिर्फ आपको यस लिखना है, क्या लिखना है? अगर जवाब में आपको सिर्फ हाँ लिखना है, तब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी आप क्या काम करते हो? सम का इस्तेमाल कर लेते हो। समझ रहे बात आप हमारी? जैसे मैं बात करूं डू यू हैव सम प्रॉब्लम, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, तो दोनों सेंटेंस सही है। इसका जो जवाब जाता है, इसका जवाब सिर्फ ऐसा है। इसका जवाब आप देते हो सामने, जिससे आप क्वेश्चन पूछोगे तो जवाब सिर्फ वो हाँ में दे सकता है, उसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, इसका जवाब वो ना में दे सकता है या फिर डिटेल में कोई बात कह सकता है। लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हो तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किए हुए क्वेश्चन का जवाब यस नो क्वेश्चन ही होता है, हाँ और ना ही बोलते हो। तो ऐसे केस में जब जवाब यस में देना हो तो आप सम से भी सेंटेंस लिख सकते हो, सम से ग्रामेटिकली सेंटेंस बनाते हो, उसका जवाब सिर्फ यस में आता है। लेकिन एक बात आपको याद रखना है कि जो एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन में जब भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो आप इस्तेमाल करते हो वो इस्तेमाल करते हो एनी। एक और पहचानने का तरीका होता है कि अगर आपको डायरेक्टली जैसे मान लो सम लगा हुआ है, सम के बाद यहाँ पे अगर आपको काउंटेबल नाउन दिख जाए, कैसा नाउन लिख जाए? काउंटेबल, और प्लूरल काउंटेबल नाउन दिख जाए, तो उस केस में आप सम लगा भी सकते हो। अब तक जो एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन आया था सम और एनी को लेके, तो एक तो आता है निगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस को लेके, दूसरा आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को लेके। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब भी लेके क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आया है तो हमेशा उसमें आपको सम हटा के एनी लगाना पड़ा। तो एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आपके सेंटेंस में अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप तुरंत ही क्या करोगे? आप सम को बदल के एनी लगा दोगे। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे अगर मैं बात करूं, कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, आप मेरे साथ सॉल्व कीजिए। स्टीवन गेव मी सम एनी गुड एडवाइस। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये है एडवाइस, तो ये अनकाउंटेबल है, सम एनी कुछ भी ले सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल देखना नहीं है, जो देखना है वो देखना अफर्मेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो एनी का यूज केस जो होगा वो गलत होगा। आई हैव जस्ट हैड सम एनी चॉकलेट, ये देखो सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव है। सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है तो इसका ये मतलब है कि आप एनी का इस्तेमाल नहीं करोगे, और चॉकलेट की जगह जो इस्तेमाल करोगे वो इस्तेमाल करोगे चॉकलेट्स, क्योंकि जो चॉकलेट सिंगुलर होता है, चॉकलेट्स इसका प्लूरल होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, वुड यू लाइक सम एनी मोर केक। अब आप यहाँ पे देखिएगा, वुड यू लाइक सम एनी मोर केक। एक तो इंपॉर्टेंट ये समझिए, केक लिखा हुआ है। केक आपको पता है, केक का प्लूरल फॉर्म बनाते हो, केक्स भी लिखते हो, ठीक है। अगर केक का प्लूरल फॉर्म केक्स बनाते हो और ये सिंगुलर है, तो एनी जो होता है वो अपने साथ, एनी जो होता है वो तो अपने साथ जो है सिंगुलर प्लूरल कुछ भी लेता है, लेकिन जो सम होता है वो हमेशा प्लूरल ही लेता है। तो जब ये ऑलरेडी सिंगुलर है, अगर ये ऑलरेडी सिंगुलर है तो आप यहाँ पे सम तो लगा सकते नहीं हो, क्योंकि सम लगाने का मतलब केक को केक्स में बदलना पड़ेगा। तो ये भी पहचानने का एक तरीका है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर सिंगुलर है तो आप हमेशा एनी का इस्तेमाल करोगे, कभी सम लगाओगे ही नहीं। जैसे वी डिड नॉट हैव एनी सम लंच, वी डिड नॉट हैव एनी सम लंच, ये आपका सम लेगा नहीं क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है। अगर निगेटिव सेंटेंस है तो एनी का हमेशा इस्तेमाल करोगे। डू यू नीड एनी सम फर्दर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन आपका अनकाउंटेबल नाउन है, इसमें एनी भी सही है, इसमें सम भी सही है। एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन हमेशा आपको सम को एनी में बदलना होता है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप जवाब हाँ में भी दे सकते हो, यहाँ पे आप जवाब ना में भी दे सकते हो। तो जवाब हाँ में दो या ना में दो, ऐसे केस में अगर आप बनता है और ये अनकाउंटेबल नाउन है तो आप एनी या सम दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। अगर मैं बात करूं, एक क्वेश्चन आया है जो एग्जाम में, ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, हैव यू ब्रॉट सम गोल्ड फॉर मीरा। अभी देखो अनकाउंटेबल नाउन है और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ऐसे लिख के आया था, तो वैसे अगर आप देखोगे ग्रामेटिकली तो आप इसका जवाब यस में दे सकते हो, भाई हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो आप जवाब यस में दे सकते हो। लेकिन एग्जामिनेशन में सम को लिया नहीं गया, लिया किसको किया गया? एनी। क्योंकि आप ऐसे समझिए कि जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में जो आपका सम और एनी का यूज केस होता है, 99% केसेस में सम को जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं किया जाता है,
सम को इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जो इस्तेमाल किया जाता है वो नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में एनी का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन में आप बैठेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर आया तो ऐसे केस में आप सम को रिमूव करके एनी को इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक और चीज़ है जो आपको पहचानने में मदद करेगा, अगर नाउन जो है वो अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन नहीं है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो उस वाले केस में डाउट ही नहीं होगा, ग्रामेटिकली सब कुछ सही करेक्ट नजर आएगा, क्योंकि सम अपने बाद प्लूरल लेता है या फिर अनकाउंटेबल नाउन लेता है। तो ये गोल्ड जो है आपका अनकाउंटेबल नाउन है, मटेरियल है, मटेरियल आपकी अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आती है। तो सम और एनी के बीच में यही डिफरेंस है। तो 2-3 पॉइंटर्स है जो आपको खास करके ध्यान रखना है कि सम हमेशा प्लूरल के साथ आता है, काउंटेबल अनकाउंटेबल के साथ आएगा और अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ आता है। इसके अलावा बाकी सारे केसेस में आप एनी का इस्तेमाल करते हो। इसके बाद जो अगली कैटेगरी है, जो अगला पेयर है, वो फ्यू और लिटिल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाले पेयर की अगर मैं बात करूं तो देखो, पहले तो आप ऐसे समझो, जो फ्यू होता है वो नंबर रिप्रेजेंट करता है। फ्यू जो होता है आपका नंबर, और जो लिटिल होता है वो क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है, क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये बात आप यहाँ पे जानते हो, आपको तुरंत पता होना चाहिए, ये जो इस्तेमाल करोगे वो काउंटेबल के साथ इस्तेमाल करोगे। और काउंटेबल का मतलब कैसा काउंटेबल होना चाहिए? प्लूरल काउंटेबल होना चाहिए। जब बात करते हो क्वांटिटी की, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो नाउन की कैटेगरी होनी चाहिए इसके बाद, वो अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी होनी चाहिए। और अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी होनी चाहिए तो इसमें सिंगुलर प्लूरल तो कुछ होता नहीं, तो कोई बात ही खत्म हो गई। समझ गई बात? एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब फ्यू का 3 वेरिएशन बनाया जाता है आर्टिकल लगा के। एक बनता है आपका फ्यू, दूसरा बनता है ए फ्यू, और तीसरा बनता है द फ्यू। इसी तरीके से लिटिल के 3 वेरिएशन बनते हैं। एक बनता है लिटिल, दूसरा बनता है ए लिटिल, और तीसरा बनता है द लिटिल। तो एक तो बात जो 0-1 याद रखनी है, 0-1 बात ये याद रखनी है कि ये हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होगा। काउंटेबल नाउन की कैटेगरी के साथ फ्यू इस्तेमाल होगा, वो भी प्लूरल काउंटेबल के नाउन के साथ इस्तेमाल होगा। लिटिल होगा वो अनकाउंटेबल के साथ इस्तेमाल होगा। एक तो सबसे पहले सेंटेंस के अंदर पहचानना होगा कि भाई जो नाउन है जिसके पहले फ्यू या लिटिल इस्तेमाल किया गया है, वो काउंटेबल की कैटेगरी में आता है या अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आता है। अगर वो काउंटेबल की कैटेगरी में आता है तो लिटिल तो आप हटा दो, समझ में, फिर फ्यू लगाओगे। अनकाउंटेबल मिल गया तो फ्यू हटा दो, लिटिल लगाओ। अब इनके वेरिएशन की बात करते हैं। इनके जब वेरिएशन की बात करते हैं तो इनके तीनों वेरिएशन की मीनिंग आपको समझना है। थोड़ा सा यार देखो, जो इंजीनियर्स हैं, जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड के हैं, जिन्होंने 10वीं स्टैंडर्ड में, 12वीं स्टैंडर्ड में थोड़ी सी मैथ्स पढ़ी हुई है, तो उनको एक चीज़ पढ़ा था, लिमिट ऑफ कंटिन्यूटी का एक चैप्टर पढ़ा था, जिसमें उनको एक चीज़ बताई गई थी, टेंडिंग टू जीरो। तो मैं थोड़ा सा मैथमेटिकल डेफिनेशन देता हूँ, फिर हिंदी मीनिंग भी बताऊँगा। जो फ्यू होता है इसका मतलब होता है टेंडिंग टू जीरो। टेंडिंग टू जीरो का मतलब होता है, हिंदी में अगर मैं इसे लिखूँ तो नगड़ के बराबर, नगड़ के बराबर, या ज्यादा शुद्ध हिंदी अगर मैं बात करूं तो आप बात कह सकते हो कि जीरो के बराबर। जीरो के बराबर मतलब जीरो नहीं, टेंडिंग टू जीरो है। जितनी छोटी से छोटी संख्या गिन सकते हो आप वहां पे जाओगे। ना के बराबर कह सकते हो, नगड़ के बराबर, जीरो के बराबर, या ना के बराबर। ये जो फ्यू होता है वो मतलब ये होता है 0+। 0+ का मतलब ये है कि ये टेंडिंग टू जीरो नहीं है, ये जीरो से आगे की तरफ बढ़ रहा है। ये जो है ये जीरो की तरफ बढ़ रहा है, ए फ्यू ये जीरो से आगे की तरफ बढ़ रहा है। और द फ्यू का मतलब हो गया कि भैया ये 0+ जो है इसको हम यूं कह सकते हैं थोड़ा। इसको क्या बोल सकते हैं हम? थोड़ा। मतलब ये जो 0+ होता है इसको हम बोल सकते हैं थोड़ा, और ये 0+ होता है ना तो हम इसको बोलते हैं थोड़ा पर पूरा। क्या बोलते हैं? थोड़ा पर पूरा। मतलब जैसे मैंने बोला कि मान लो कुछ यहाँ पे चीजें पड़ी है जिसको आप काउंट कर सकते हो बहुत थोड़ी मात्रा में, तो हमने बोला कि भैया थोड़ा दे दो। जैसे कोई मान लो किसी के हाथ में मटर के दाने लिखे हैं, तो उसने बोला कि मेरे पास थोड़े दाने हैं, तो मैंने भैया अच्छा ठीक है, जो भी थोड़ा है पूरा हमको दे दो। मान लो उसके पास थोड़े से दाने पड़े और वो दाने हम गिन सकते हैं, और उसने बोला भैया मेरे पास थोड़े ही हैं। मैंने कहा अच्छा चल ला भी, थोड़ा है वो मुझे दे दे। समझ में आई बात? थोड़ा पर पूरा। अगर मैं लिटिल की बात करूं तो सेम मीनिंग यही है। लिटिल का मतलब होता है टेंडिंग टू जीरो। जैसे मैंने किसी को बोला कि मेरे भैया पास पैसा भैया लिटिल है, इसका मतलब है मेरे पास ना के बराबर पैसा है। मैंने बोला कि हमारे पास जो पैसा है वो थोड़ा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि है, थोड़ा है। और जब मैं बात करता हूं कि द लिटिल का मतलब ये 0+ बट पूरा। मीनिंग तीनों की सेम ही है। जो फ्यू की है, ए फ्यू की है, द फ्यू की, वही लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल की है। बस ये काउंटेबल के साथ इस्तेमाल होता है, ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। बस इतना ही फर्क होता है। अब अगर मैं बात करूं सीबीएसई बोर्ड का कोई बच्चा हो तो इसको अंग्रेजी में थोड़ा समझ सकता है। फ्यू और लिटिल की बात करूं, टेंडिंग टू जीरो होता है लेकिन जीरो के बराबर नहीं होता है, या फिर आप बोल सकते हो हार्डली एनी, मुश्किल से थोड़ा। ए फ्यू ए लिटिल का मतलब होता है 0+, सम बट नॉट मेनी। और अगर मैं बात करूं द फ्यू द लिटिल की, टेकन एज ए होल 0+, नॉट मेनी बट ऑल अवेलेबल।
ये इसकी मीनिंग होती है। अब इसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनेशन में एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो एप्लीकेशन की बात है, आपके सामने कुछ एग्जाम्पल है और ये सारे के सारे आपके पास शब्दों की लिस्ट है। फ्यू, लिटिल, ए फ्यू, ए लिटिल, द फ्यू, द लिटिल। जो बात मैंने अभी आपको समझाई है, उनको समझने के बाद आपको इन क्वेश्चंस के अंदर इनमें से शब्द फिल करने हैं कि हम यहाँ पे फ्यू इस्तेमाल करेंगे, लिटिल इस्तेमाल करेंगे, आर्टिकल के साथ इस्तेमाल करेंगे। पहले तो मैं आपको समझाऊंगा, फिर एग्जामिनेशन के क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा। एग्जामिनेशन के क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे आते हैं। देयर आर डैश 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 कार्स ऑन द रोड आफ्टर मिडनाइट। जैसे मैं बात करूंगा, ये हमको नाउन मिला, ध्यान से देखिएगा, ये हमको नाउन मिला और लिखा हुआ कार्स, तो यहाँ पे ये पता चल गया कि भैया ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है। प्लूरल अगर काउंटेबल नाउन है तो इसका ये मतलब हो गया कि जो फ्यू है ये हम इस्तेमाल करेंगे। लिटिल की जो कैटेगरी है वो तो हमने यहाँ से काट दी, जो इस केस में इस्तेमाल होगा फ्यू। अब बात आई कि फ्यू तो इस्तेमाल होगा, फ्यू इस्तेमाल होगा या फ्यू इस्तेमाल होगा या द फ्यू इस्तेमाल होगा। अब इस सेंटेंस की मीनिंग आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। हमने बोला देयर आर डैश 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 कार्स ऑन द रोड आफ्टर मिडनाइट। मध्य रात्रि के बाद सड़क पर मुश्किल से थोड़ी कारें होती हैं। यही बोलते हैं ना, जब रात बीत जाती है तो रोड पे जब देखो सन्नाटा रहती है, तो एक दो कार रोड पे खड़ी रहती है, बस थोड़ी सी मिलती है। तो आप यही बोलना चाहते हो ना कि रोड पे बहुत थोड़ी सी कार है। तो आप ये बता रहे हो कि थोड़ा सा कार है, मतलब वो 0 से प्लस है। तो आप यहाँ पे जो इस्तेमाल कर सकते हो वो इस्तेमाल कर सकते हो ए फ्यू। लेकिन अगर यही बात मैं ऐसे बोलना चाहूँ, ये मैसेज मैं ऐसे कन्वे करना चाहूँ कि पूरा सन्नाटा पसर गया, पूरा सन्नाटा पसर गया, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप ये भी बोल सकते हो देयर आर फ्यू कार्स। जब देयर आर फ्यू कार्स लिखोगे तो इसका मतलब ये निकल के आएगा कि रोड पे ना के बराबर कारें हैं। लेकिन जब आप ए फ्यू इस्तेमाल करोगे, इसका ये मतलब होगा कि मध्य रात्रि के बाद रोड पे थोड़ी कारें हैं। समझ में आई बात? तो इस केस में आप फ्यू भी इस्तेमाल कर सकते हो, ए फ्यू भी इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों अलग अलग मीनिंग कन्वे करेगा। एग्जाम्पल नंबर 2 जरा ध्यान से देखिए। I have seen most of his movies, only dash 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 are as good as his first one। ये अच्छा क्वेश्चन है जिसमें एप्लीकेशन और डेप्थ तक आपको समझने को मिलेगा। I have seen most of his movies, अब लिखा है his movies, इसका मतलब है किसी बंदे के मूवी की बात हो रही। मान लो मैंने एक नाम ले लिया, मुझे बड़ा हीरो पसंद है विद्युत जयमाल, तो मैंने बोला I have seen most of his movies, मैंने ज्यादातर मूवीज विद्युत जयमाल की देख रखी है। Only, अब ये मूवीज है, प्लूरल है, इसका मतलब है इसी को आपको मेंशन करना है, मूवीज की चर्चा हो रही है। तो ये है आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन, इसका मतलब है इस्तेमाल तो होगा फ्यू। अब कौन सा फ्यू इस्तेमाल होगा? ए फ्यू इस्तेमाल होगा, फ्यू इस्तेमाल होगा या द फ्यू इस्तेमाल होगा, डिपेंड करेगा इसके मैसेज पे। ओनली डैश 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 आर एज गुड एज हिज फर्स्ट वन। हम ये कहना चाहते हैं कि हमने मोस्ट ऑफ द पिक्चरें देखी है, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसी हैं जो पहली उसकी पिक्चर जो हमने देखी थी उसके बराबर अच्छी है। तो पहली वाली तो अच्छी है, लेकिन उसके अलावा कुछ और भी हैं जो अच्छी हैं। सारी अच्छी बोलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने बहुत सारी मूवी देखने की बात कर रहे हैं। उनमें से कुछ, मतलब एक तो अच्छी है, फर्स्ट वन जो देखी थी वो अच्छी है, उसके अलावा कुछ और मूवीज ऐसी है जो अच्छी है। इसका मतलब यहाँ जो मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे हो वो मैसेज कन्वे कोशिश कर रहे हो ए फ्यू वाला, तो फ्यू का इस्तेमाल गलत होगा, द फ्यू तो यहाँ पे लगना नहीं है, तो जो इस्तेमाल करोगे ए फ्यू इस्तेमाल करोगे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 3 की। वी हैव बीन हैविंग डैश 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 प्रॉब्लम्स विद द न्यू कंप्यूटर। अब यहाँ पे देखो प्रॉब्लम्स आया है, प्रॉब्लम्स आया है, तो अभी मैंने बोला कि प्रॉब्लम आपका काउंटेबल भी होता है, प्रॉब्लम आपका अनकाउंटेबल होता है। तो जो प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये तो आपका जो है प्रॉब्लम्स लिखा हुआ है, मतलब काउंटेबल सेंस में है। इसका मतलब है कि आपको जो यूज करना है वो फ्यू यूज करना है। समझ गए बात ना? जो यूज करना है वो फ्यू यूज करना है। अब मान लो हम कोई कंप्यूटर लेके आए और हमने क्या बोला, वी हैव हैविंग फ्यू प्रॉब्लम्स विद द न्यू कंप्यूटर। हम ये बात तो कहते नहीं है कि हम कंप्यूटर लाए उसमें ना के बराबर एरर है। मैसेज तो हम यही कन्वे करते हैं ना, हम कंप्यूटर लाए उसमें यार थोड़ा एरर है, थोड़ा का कोशिश करते हो, नगड़े का मैसेज तो नहीं कन्वे कर रहे हो ना, या ना के बराबर एरर। नया कंप्यूटर खरीद के लेके आए हो यार, तो उसमें तो एरर आपको मतलब दिमाग में ही नहीं कहीं होगा, तो जो मैसेज कन्वे करते हो यही करते हो ना कि यार तो इसमें थोड़ा एरर है, तो थोड़े के लिए जो इस्तेमाल करोगे वो फ्यू इस्तेमाल करोगे। और प्रॉब्लम आपका अनकाउंटेबल काउंटेबल दोनों होता है, लेकिन प्लूरल वर्जन इस्तेमाल, इससे पता चल रहा है कि भैया हमें लिटिल नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फ्यू। और थोड़े का मैसेज कन्वे कर रहे हैं तो हमें जो चाहिए वो चाहिए हमें ए फ्यू। इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, देयर इज डैश 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 वाटर इन द बॉटल इफ यू आर हंग्री। वैसे ये जो क्वेश्चन है, ये वाटर की जगह या तो आप यहाँ पे फूड कर लो और या तो यहाँ पे थर्स्टी कर लो, हंग्री की जगह थर्स्टी।
तब जाके सेंटेंस सही होगा, क्योंकि अगर आपको प्यास लगी तो आप हंग्री नहीं होते, थर्स्टी होते हो। ठीक है, तो देयर इज वाटर, वाटर या फूड दोनों क्या है आपके अनकाउंटेबल नाउन है, मतलब फ्यू तो यहां पे लगना नहीं है, जो लगेगा वो क्या लगेगा, लिटिल लगेगा। अब आपको ये समझना है कि लिटिल में ए लिटिल लगाएंगे या द लिटिल लगाएंगे। देयर इज लिटिल वाटर इन द बॉटल इफ यू आर थर्स्टी, कहना यह चाह रहा है कि भाई बॉटल में थोड़ा पानी है, अगर तुम प्यासे हो तो कहते हैं ना चुल्लू भर पानी बचा रह गया है, कोई बोलता है प्यास लगी, अगर तुम प्यास लगी हो तो थोड़ा पानी रह गया, पी ले भाई। तो यहां पे जो आपको मैसेज कन्वे करना है वो ए लिटिल का मैसेज करना है, मतलब थोड़ा है, क्या है, ना के बराबर नहीं, थोड़ा है। देयर इज ए लिटिल वाटर इन द बॉटल इफ यू आर थर्स्टी, या फिर सेंटेंस को ऐसे भी कह सकते हो, देयर इज ए लिटिल फूड इन द बॉटल इफ यू आर हंग्री। देखो हंग्री होते तो खाना खाते हो, थर्स्टी होते तो। इसके बाद बात करूं अगला क्वेश्चन, आई हैव डैश 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 मनी लेफ्ट विथ मी। देखो मनी क्या होता है, मनी आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। अब हम किसी को बोलते हैं आई हैव मनी लेफ्ट विथ मी, मतलब हमारे पास ज्यादा पैसा था, लेकिन अब हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास थोड़ा पैसा बचा है। थोड़ा पैसा बचा है मतलब ए लिटिल मनी लेफ्ट, क्या कहोगे, ए लिटिल मनी लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, दे डू नॉट टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रेन, दे हैव डैश 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 लव फॉर देम। देखो अगर कोई अपने बच्चा का टेक केयर नहीं कर रहा है तो हम बोलते हैं ना कि उसको अपने बच्चे से प्यार ही नहीं है, या ना के बराबर प्यार है। जो लव है वो अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के केस में जो आप लगाओगे यहाँ पे वो क्या लगाओगे, लिटिल लगाओगे। दे डोंट टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रेन, दे हैव लिटिल लव फॉर देम, मतलब उनके पास ना के बराबर प्यार है, इसी वजह से वो देखभाल नहीं कर रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखोगे, डैश 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 मिल्क इन द बॉटल वॉज गिवन टू द कैट। अब देखो यहां पे जो लगाना है, मिल्क आपका अनकाउंटेबल है तो जो यूज करोगे वो लिटिल यूज करोगे, लेकिन इसके साथ आपको द यूज करना पड़ेगा। द लिटिल मिल्क इन द बॉटल वॉज गिवन टू द कैट, कहने का मतलब है मान लो ये बॉटल है, बॉटल में जरा सा दूध बचा हुआ है, तो बोला ये जा रहा है कि जो भी थोड़ा सा जो मिल्क है, ये मिल्क क्या किया गया है, ये बिल्ली को दे दिया गया, थोड़ा ही बचा है, जो थोड़ा था वो कैट को दे दिया गया है। तो जो आप यूज करोगे वो द लिटिल मिल्क यूज करोगे, द लिटिल मिल्क इन द बॉटल वॉज गिवन टू द कैट। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, डैश 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 पोएम्स ही हैज रिटन आर ऑफ ग्रेट एक्सेलेंस। अब यहां पे ध्यान से देखना, उसने जो थोड़े पोएम्स लिखे हुए हैं वो ग्रेट एक्सेलेंस के हैं, सेंटेंस ये कहना चाहता है। तो यहां पे भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, द फ्यू पोएम्स ही हैज रिटन आर ऑफ ग्रेट एक्सेलेंस। वैसे तो उसने ज्यादा पोएम लिखी नहीं, लेकिन जो थोड़े लिखे हैं ना वो ग्रेट एक्सेलेंस के हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑल्दो आई हैव मेनी फ्रेंड्स आई इन्वाइटेड ओनली। अब देखो दोस्त है तो दोस्त काउंटेबल है तो फ्यू लगाओगे, तो हम ये बोलते हैं वैसे तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं लेकिन मैंने अपनी शादी में थोड़े ही इनवाइट किए, तो यहाँ पे थोड़ा का सेंस देने के लिए आप क्या इस्तेमाल करोगे, ए फ्यू इस्तेमाल करोगे। इसके बाद एक और आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, क्योंकि आपको एक बात मैंने अभी बताया कि जो फ्यू होता है ये नंबर रिप्रेजेंट करता है, तो कई बार इनके साथ नंबर ऐड करके देता है। और अगर मैं बात करूं लिटिल के साथ जो आपके एग्जामिनेशन में ऐड करके देता है वो ऐड करके देता है क्वांटिटी। तो आपका एक बात ध्यान रखना है कि अगर कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन सेंटेंस के अंदर देखा तो आप फ्यू की जगह जो इस्तेमाल करोगे वो इस्तेमाल करोगे स्मॉल, और लिटिल की जगह भी जो इस्तेमाल करोगे वो इस्तेमाल करोगे स्मॉल। जैसे मैं 2 क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, यूज ए लिटिल क्वांटिटी ऑफ वाटर फॉर बॉइलिंग, यूज ए लिटिल क्वांटिटी ऑफ बॉइलिंग के लिए थोड़ी क्वांटिटी का पानी रखो। अब यहां पे लिटिल और क्वांटिटी दोनों एक साथ इस्तेमाल किया गया है, तो लिटिल और क्वांटिटी दोनों एक साथ इस्तेमाल नहीं किया जाता। ऐसे केस में आप लिटिल को हटाते हो, आप क्या लिखते हो, स्मॉल। और लिटिल हो या ए लिटिल हो या द लिटिल हो, इन सबको हटा के स्मॉल। यूज स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर फॉर बॉइलिंग, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यूज ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर फॉर बॉइलिंग। अगर मैं बात करूं फ्यू की, फ्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड द गिवन टास्क, तो आपको फ्यू नहीं लगाने की जरूरत है, आपको यहां पे क्या इस्तेमाल करने की जरूरत है, स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड द गिवन टास्क। या फिर इसके साथ आप आर्टिकल ए का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ए स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव कंप्लीटेड द गिवन टास्क। तो ध्यान रखना है यहां पे जो बात समझनी है कि लिटिल के साथ आप क्वांटिटी, फ्यू के साथ आप नंबर, इनका सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल नहीं करोगे। जब भी ये दोनों साथ में आएंगे सेंटेंस सुपरफ्लुअस हो जाता है, और सुपरफ्लुअस सेंटेंस नहीं बनाते हैं, समझ रहे ना। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है कि जितने शब्दों की जरूरत हो उससे ज्यादा शब्दों का सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल करना। जैसे मैं अगर बोलूं आपको लिख दो फाइनल कंक्लूजन, तो कंक्लूजन हमेशा फाइनल ही होता है, इसके साथ अतिरिक्त फाइनल लगाने का मतलब नहीं है। जैसे आपने बोला रिटर्न के साथ आपने लगा दिया बैक,
रिटर्न के साथ आपने लगा दिया बैक। रिटर्न का मतलब ही वापस आना होता है, पीछे जाना होता है। इसका मतलब है कि इसके साथ बैक लगाना, सेंटेंस को सुपरफ्लुअस बनाना होता है। उसी तरीके से जो है लिटिल के साथ क्वांटिटी, फ्यू के साथ नंबर, और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया नो के साथ एनी, ये सब सेंटेंस को सुपरफ्लुअस बनाते हैं। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है हमेशा। अब देखो, ये तो रही बात आपको समझाने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन लिए गए, क्योंकि इस पे ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए लिए गए हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो फ्यू और लिटिल को लेके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब ये कुछ आपके एग्जाम के क्वेश्चन हैं, 4 ऐसे क्वेश्चन हैं जो हम लेके आए साथ में, जो आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके देखना है कि आप इसे सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। जैसे मैं क्वेश्चन 1 की बात करूं, दो इट्स ग्लॉस कैन फूल फ्यू अनवरी कस्टमर्स, इट वुड नॉट बी डिफिकल्ट फॉर द क्लेवर वंस टू जज इट्स रियल वर्थ। इसमें जैसे ही आप देखोगे तो जैसे ही सेंटेंस के अंदर आपके पास फ्यू आए तो देखो क्या लिखा है। इसके बाद जो नाउन यूज किया गया, ये नाउन पहचानना रहता है। सबसे पहले तो जब भी सेंटेंस के अंदर फ्यू और लिटिल देखो, समझ देना कुछ ना कुछ एरर हो सकता है, होगा पक्का नहीं लेकिन हो सकता है। लेकिन आपको क्रॉस वेरीफाई करना होगा कि एरर है कि नहीं है। पहले तो फ्यू है, ये नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो कस्टमर है। कस्टमर मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन अगर इस्तेमाल है, इसका मतलब है ये वाला पार्ट तो सही है। अब आपको चेक करना है कि फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू क्या इस्तेमाल होना चाहिए। दो इट्स ग्लॉस कैन फूल फ्यू अनवरी कस्टमर्स। अनवरी का मतलब होता है कि जो सचेत नहीं होते हैं। इट वुड नॉट बी डिफिकल्ट फॉर द क्लेवर वंस टू जज इट्स रियल वर्थ। सेंटेंस ये कहना जा रहा है कि मतलब कोई चीज़ है, कोई फ्लावर है, कोई चीज़ है जिसका जो ग्लॉस है, वो सेंटेंस ये कहना चाहता है कि देखो, मान लो कहीं आप गए कुछ फ्लावर लेने, कुछ सामान लेने के लिए गए, उसका ग्लॉस इतना अच्छा है। सेंटेंस ये कहना चाहता है कि कुछ कस्टमर को तो वो बेवकूफ़ बना सकता है, लेकिन अगर उसमें से कोई ना कोई समझदार बंदा आएगा तो वो पहचान जाएगा, उसका रियल वर्थ पहचान जाएगा। तो सेंटेंस ये कह रहा है कि कुछ अनवरी कस्टमर्स को बेवकूफ़ बना जाएगा, कुछ अनवरी कस्टमर्स को बेवकूफ़ बना जाएगा। लेकिन जैसे फ्यू लिखा है, इसका ये मतलब है कि ना के बराबर लोगों को फूल कर पाएगा। समझ रहे बात अब हमारी? तो दो इट्स ग्लॉस कैन फूल फ्यू अनवरी कस्टमर, ना के बराबर लोगों को नहीं, कुछ लोगों को बेवकूफ़ बना पाएगा। तो यहां पे कुछ लोगों के लिए जो ऐड करना है वो आपको ऐड करना है आर्टिकल ए। अच्छा क्वेश्चन था, सेंटेंस बड़ा था तो मीनिंग निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिस इज एन अर्जेंट मैटर विच में एडमिट ऑफ फ्यू डिलेज। देखो, ये अर्जेंट मैटर है, इसके लिए कुछ दिनों का डिले करना पड़ेगा। तो यहां पे जो आपको लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा ए फ्यू डिलेज। अब डिलेज है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो फ्यू का यूज केस तो सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि फ्यू के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो हमेशा ये वाला प्लूरल ही आएगा। प्लूरल दिखाई दे रहा है, फ्यू सही है। अब इसके साथ आपको आर्टिकल ए लगाना है कि हम बोलते हैं ना कि दिस इज एन अर्जेंट मैटर, ये बहुत अर्जेंट मैटर है, कुछ दिन का डिले करना पड़ेगा। तो कुछ दिन मतलब 0 से प्लस में जाना है, टेंडिंग टू 0 नहीं, नगड़ की बात नहीं कर रहे हो। फिर 3 है, द सॉइल वॉज मॉइस्ट एज देयर वॉज लिटिल रेन द डे बिफोर। अब देखो, बारिश हुई, जो बारिश है उसको गिन नहीं पाते हो तो अनकाउंटेबल है, लिटिल का यूज के सही है। बोला जा रहा है द सॉइल वॉज मॉइस्ट। देखो, अगर सॉइल में गीलापन है, मट्टी में अगर गीलापन है, इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ी वर्षा तो हुई होगी, झिमझिम हुई होगी, रिमझिम हुई है, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई होगी, तभी तो गीला होगा। अगर बारिश ना के बराबर हुई, मतलब बारिश हुई ना के बराबर का मतलब ये मत समझना सर ना के बराबर बारिश हुई तो थोड़ी बहुत तो हुई होगी, नहीं। जब आप ना का सेंस देने की कोशिश करते हो तो साथ बात रखते हो, लेकिन उसको नगड़े मान के चलते हो। लिटिल का मतलब ना के बराबर, टेंडिंग टू 0 मतलब नहीं, बूंद ऊपर से गिरी पर जमीन पे पहुंची नहीं। समझ में आया? यहाँ लिटिल रेन का मतलब ये हो गया कि बूंद ऊपर से तो गिरी पर यहीं भाप बन के वापस उड़ गई, ये मतलब हुआ इसका। तो यहाँ पे जो आपको लगाना पड़ेगा वो लिटिल लगाना पड़ेगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए, विथ लिटिल क्रिएटिविटी एंड हार्ड वर्क द प्रोजेक्ट कुड हैव बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अब यहां पे ये बोला जा रहा है लिटिल क्रिएटिविटी, ना के बराबर क्रिएटिविटी करोगे तो प्रोजेक्ट कैसे सक्सेसफुल हो जाएगा? भाई थोड़ा तो क्रिएटिविटी करना पड़ेगा ना। तो सेंटेंस ये कहना चाह रहा है कि विथ ए लिटिल क्रिएटिविटी एंड हार्ड वर्क द प्रोजेक्ट कुड हैव बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। थोड़ी सी जो है क्रिएटिविटी और हार्ड वर्क के साथ जो है जो प्रोजेक्ट है उसे सक्सेसफुली कंप्लीट किया जा सकता था, लेकिन नहीं हो पाया। तो यहां पे ए लिटिल लगाने की जरूरत है। तो जब भी आप एग्जामिनेशन में जाते हो तो आपको फ्यू और लिटिल के बीच का डिफरेंस समझना होता है। देखो, नाउन पहचानना तो बहुत आसान होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन मिले, SAIS लिख के मिले तो फ्यू लगाना है, नहीं तो आपको लिटिल लगाना, सीधा सीधा फंडा है। और फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू कैसे लगाओगे, इस पे आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 2-3 बार रिवीजन करना पड़ेगा, तब सेंटेंस पहचान पाओगे।
इसके बाद अगले पेयर की तरफ चलेंगे, मच और मेनी। मच और मेनी बहुत आसान है, सेम फंडा है इसमें यार। सिर्फ और सिर्फ जो आपको देखना है, बस एक सिंपल सी चीज़ देखनी है, जो मेनी है ये नंबर बताता है, बस इतना ही याद रखना है। ये नंबर बनाता है और ये जो आपकी वो क्वांटिटी बताती है, क्वांटिटी बताती है, बस इतना ही जानना है। क्वांटिटी बताने का मतलब होता है ये अनकाउंटेबल, ये अनकाउंटेबल के साथ इस्तेमाल होता है। और मेनी है, मेनी संख्या में वैसे जाता है, नंबर बता रहा है तो ये क्या लेता है, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन अपने साथ लेता है। तो पहचानना और आसान है, बस इतनी ही बात है। जैसे हमने लिखा ना, देयर इज मच वाटर इन द पॉट, देयर इज मच वाटर इन द पॉट, वाटर क्या है आपका अनकाउंटेबल, मच इस्तेमाल किया, सही है। देयर आर नॉट मेनी टीचर्स, देखो टीचर से देख के ही पता चल रहा है SEIS लगा हुआ है, मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन है, मेनी का इस्तेमाल है, सेंटेंस करेक्ट है। देखो 2 क्वेश्चन एग्जामिनेशन के आए हैं। ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार इन द गैलेक्सी हाउ मच आर सुटेबल फॉर लाइफ। क्वेश्चन कितना सही से दिया गया है। ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी हाउ मच आर सुटेबल फॉर लाइफ। जो गैलेक्सी के अंदर बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, उनमें से कितने ऐसे स्टार्स हैं जो लाइफ के लिए सूटेबल है। तो बात स्टार्स की हो रही है ना, गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार है और स्टार के बाद में एस लगा हुआ है, ये क्या है, ये आपका काउंटेबल है और कैसा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। लगाया क्या है इसके लिए आपने, मच, जबकि मैंने अभी बताया काउंटेबल के लिए आप मेनी का इस्तेमाल करते हो। समझ में आई बात। दूसरा क्वेश्चन है, देयर आर सो मेनी फिल्थ ऑल अराउंड द प्लेस। फिल्थ का मतलब कीचड़, ठीक है, और ये आप गिन नहीं सकते हो। और यहां पे इसके साथ मेनी इस्तेमाल किया गया, ये है क्या, अनकाउंटेबल। क्योंकि अगर ये काउंटेबल होता तो SEIS लगा होता भाई, बगैर SEIS के प्लूरल काउंटेबल नाउन कहां बनता भाई। ये देख के भी आप पहचान सकते हो सेंटेंस के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो है, अगर मेनी का इस्तेमाल है तो गलत है, तो इसको करेक्ट करके क्या लिख सकते हो, मच लिख सकते हो। तो मच और मेनी में बस इतना ही फर्क है, एक काउंटेबल के साथ यूज होता है, एक अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है। जो जानना वही मेन चीज़ें जानना है। अब देखो, काउंटेबल और अनकाउंटेबल पहचानना वो नाउन के चैप्टर का काम है, वह एग्जेक्टिव के चैप्टर का काम नहीं है। एग्जेक्टिव के चैप्टर में आपको एग्जेक्टिव पे फोकस रहना है। नाउन के चैप्टर में जब आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल पढ़ाया गया था, तो जब आपको ग्रामर पढ़ाते हो बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे नए नए वर्ड्स मिलेंगे, मान लो कि हाँ ये काउंटेबल होता है, ये अनकाउंटेबल होता है, तो उसी वक्त अगर वो आपको नहीं पहचान में आ रहा है तो उसको अपनी कॉपी में नोट कर लो कि ये काउंटेबल होता है या अनकाउंटेबल होता है। लेकिन नाउन पहचानने का काम नाउन के चैप्टर में होता है, और एग्जेक्टिव में एग्जेक्टिव के कंसेप्ट सीखने हैं। तो एग्जेक्टिव का कंसेप्ट क्या है, मेनी का इस्तेमाल काउंटेबल के साथ, मच का इस्तेमाल अनकाउंटेबल के साथ। अब मैं यहाँ पे आपको नाउन दोबारा सिखाऊंगा तो फर्जी की बात है ना यार। इसके बाद अगले पेयर की बात करें, फार्दर वर्सेस फर्दर। देखो फार्दर और फर्दर की मीनिंग में फर्क है, मतलब ये ऐसा है कि ये प्रोनाउंसिएशन में बहुत कंफ्यूज करता है, मतलब इनका प्रोनाउंसिएशन नियरली सेम है तो इनकी मीनिंग पता नहीं चलती है। तो कई बार क्या होता है, जहां फर्दर इस्तेमाल करना होता है वहां पे फर्दर इस्तेमाल कर देते हो, तो बस ये इंटरचेंज करके यूज हो जाता है प्रोनाउंसिएशन की वजह से। तो एक तो ध्यान से समझ लीजिए, फार्दर का मतलब क्या होता है, एट ए ग्रेटर डिस्टेंस। फार्दर का मतलब दूर का, फार्दर का मतलब दूर का। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एक एक एग्जाम्पल काफी है। आई लिव्ड एट द फार्दर एंड ऑफ द लेन। मान लो कोई लेन है, तो एक एंड ये हो गया, दूसरा एंड है, ये दूर वाला एंड है, तो हम दूसरे एंड की बात कर रहे हैं। तो जब हम दूरी की बात करें, डिस्टेंस की बात करें, तो हम फार्दर बात करते हैं। जब हम फर्दर का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है एडिशनल की बात कर रहे होते हैं, एडिशनल की बात करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लो कोर्ट ने एक नोटिस दिया, मैंने उसका जवाब नहीं दिया, तो उसने एक फर्दर नोटिस दिया। क्या दिया, फर्दर नोटिस दिया। मतलब एक नोटिस तो दिया था, अब उसने एक और फर्दर नोटिस दिया। फर्दर की स्पेलिंग बार बार कई बार हो जाता है, फर्दर FURTH, कई बार स्पेलिंग देखिएगा हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार ऐसे लगता है ये होगा। तो फर्दर की स्पेलिंग ये है, याद रखिएगा, ये बहुत कंफ्यूज करता है, रट्टा मारना पड़ेगा और रट्टा मारने के बाद रिवीजन भी करना पड़ेगा कि आप भूल जाते हो। मतलब मैं भी अभी भी भूल जाता हूँ, कई बार क्या होता है कि यहाँ पे FURTH UR कर देते हैं, FURTH ER। अब ये फर्दर नोटिस जैसे आप लिखोगे तो इसका मतलब ये हो गया कि एक नोटिस तो ये मिली थी, दूसरी नोटिस ये मिल गई। तो जब आपको जोड़ना हो, जब आपको एडिशन करना हो, 1+1 करना हो, तो आप फर्दर का इस्तेमाल करोगे, और जब डिस्टेंस बताना हो तो फर्दर का इस्तेमाल करोगे। जैसे आई डिड नॉट रिसीव एनी फर्दर नोटिस, मतलब एक नोटिस मैं रिसीव कर चुका हूं या एक से ज्यादा नोटिस रिसीव कर चुका हूं, लेकिन मैं यहां पे ये कहना चाहता हूं हमने उसके बाद कोई और नोटिस नहीं रिसीव किया हुआ है। जैसे 2 एग्जाम्पल है, दिल्ली इज फर्दर फ्रॉम पटना देन कोलकाता। दिल्ली जो है पटना से ज्यादा दूर है, मतलब पटना से दिल्ली और कोलकाता की बात करें तो दिल्ली जो है पटना से ज्यादा दूर है। तो जब दूरी की बात करते हैं तो ये फार्दर नहीं होता है। कौन सा फर्दर होता है, फार्दर, FARTHER। और एक चीज याद रखिएगा इसमें कि जो स्पेलिंग है ज्यादा याद रख सकते हैं अगर आप ये याद रख लें, आखिरी में हमेशा THER आता है, चाहे फर्दर लिखो चाहे फार्दर। और दूसरा जो होता है उसमें FUR लिखते हैं, FAR बस ये स्पेलिंग में चेंज होता है। द ऑथर सेड ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट देयर वर 2 फर्दर वॉल्यूम्स टू बी पब्लिश्ड। अब देखो, अगर
ऑथर बुक किताब पब्लिश कर रहा है, एक उसने एडिशन पब्लिश किया तो एक और करता है, तो वो जोड़ रहा है, मतलब एक के बाद दूसरा सब्सिक्वेंट कर रहा है, एडिशनल कर रहा है। तो टू फार्दर, यहाँ डिस्टेंस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे आपको THER ऐसे ही लिखना है और FUR लिखना है। तो चलो आपको पढ़ाते पढ़ाते ये भी मुझे स्पेलिंग याद रखने का एक तरीका याद आ गया कि शायद अब मैं कभी इसमें मिस्टेक नहीं करूंगा कि आखिरी वाला जो हिस्सा होता है THER ही होगा और FUR स्टार्टिंग में होगा, ठीक है ना। तो जब भी बात करते हो एडिशन की तो आप फर्दर इस्तेमाल करते हो, जब बात करते हो दूरी की तब आप फार्दर इस्तेमाल करते हो। तो इनकी मीनिंग में थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन की वजह से इशू होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम के हैं, एग्जाम में आए हैं। इसके बाद लास्ट एंड लेटेस्ट की बात करें, ये भी जैसे फार्दर और फर्दर में थोड़ा सा मीनिंग को लेके वो रहता है ना, वैसे लास्ट और लेटेस्ट में रहता है। देखो हम बोलते हैं ना फर्स्ट और फिर हम बोलते हैं लास्ट, हम पहले बोलते हैं फर्स्ट और फिर बोलते हैं लास्ट। और ये जो लेटेस्ट होता है ना, ये जो लेटेस्ट होता है, लेटेस्ट का मतलब होता है रिसेंट, रिसेंट, अभी अभी का। इसका हिंदी मतलब होता है अभी अभी का, अभी अभी का। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, द लास्ट रूलर ऑफ मुगल अंपायर वाज बहादुर शाह जफर। लास्ट रूलर ऑफ मुगल अंपायर वाज बहादुर शाह जफर। जो बहादुर शाह जफर था मुगल अंपायर का लास्ट रूलर था, मतलब अंत वाला। लास्ट मतलब यहाँ पे अंत, इस लास्ट का मतलब हिंदी में अंत, और लेटेस्ट का मतलब अभी अभी का, रिसेंटली। जैसे कोई न्यूज आई, मैं बोलता है ना लेटेस्ट न्यूज क्या है, इसका मतलब है अभी का न्यूज क्या है। तो एग्जांपल भी इसी बेस पे है कि हियर इज द लेटेस्ट न्यूज ऑन द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट पे अभी अभी का न्यूज ये है। व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज, द लास्ट टाइम आई सॉ हिम ही वॉज मैरिड। लास्ट टाइम मतलब आखिरी बार, अंत का आखिरी बार, आखिरी बार जब मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम ही वॉज मैरिड, वो शादीशुदा था। तो ध्यान रखिएगा, बहुत माइनर सा फर्क होता है, लेकिन अगर मतलब ध्यान नहीं दोगे ना तो एग्जामिनेशन में गलती हो जाएगी। और ये एग्जामिनेशन में मतलब ये लास्ट और लेटेस्ट बहुत पूछा जाता है। इसके बाद बात करें एल्डर वर्सेस ओल्डर। देखो दोनों बड़ी उम्र के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब एल्डर तब इस्तेमाल किया जाता है जब हम सिबलिंग्स की बात करते हैं, जब हम भाई बहनों की बात करते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ मेरा एल्डर ब्रदर है, मैं ओल्डर ब्रदर नहीं बोलता हूँ। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि राम श्याम से एल्डर है या फिर ओल्डर है, तो राम श्याम से ओल्डर बोल सकते हैं। राम श्याम से उम्र में बड़ा है, तो किसी को उम्र में बड़ा बताने के लिए आप ओल्डर बोल सकते हो। लेकिन अगर वो भाई बहन है, सिबलिंग्स है, तब आप एल्डर का इस्तेमाल करोगे। दोनों में इतना ही फर्क होता है। तो एग्जांपल जरा से देखिए, ही इज माय एल्डर ब्रदर और ही इज ओल्डर देन हिज एंगल। वो अपने अंकल से जो है, ही इज ओल्डर देन हिज अंकल, वो अपने अंकल से उम्र में ज्यादा बड़ा है। समझ रहे हैं। तो ओल्डर का इस्तेमाल करते हैं जब स्पेशली उम्र मेंशन कर रहे होते हैं अदर देन सिबलिंग्स, और सिबलिंग के लिए जब इस्तेमाल करते हैं तब एल्डर और यंगर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद एक और आता है नियरेस्ट और नेक्स्ट। नियरेस्ट और नेक्स्ट भी बहुत कंफ्यूज करता है। नियरेस्ट मतलब पास का, नेक्स्ट मतलब बगल का। नियरेस्ट मतलब पास का, पास का, नेक्स्ट मतलब बगल का। अब देखो बगल वाला भी पास ही होता है, बगल वाला सबसे पास होता है। तो जब हमको बगल का मीनिंग मेंशन करना हो, जैसे मान लो मैं एक बिल्डिंग में पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं एक बिल्डिंग में पढ़ा रहा हूं। अगर मुझे ये बात बोलना हो इस बिल्डिंग के विषय में जो इसके बाजू में है, ये बिल्डिंग के विषय में जब बोलना हो तो हम क्या बोलेंगे कि ये वाली जो है, ये वाली बिल्डिंग माई पाठशाला की, मान लो ये माई पाठशाला की बिल्डिंग है और ये दूसरी बिल्डिंग है, तो हम ये बोल देंगे कि माई पाठशाला के नेक्स्ट वाली बिल्डिंग है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि हमारे इधर एक हॉस्पिटल है, लाइफट्रॉन एक हॉस्पिटल है इधर पे, ठीक है, हमारे इधर एक लाइफट्रॉन एक हॉस्पिटल इधर पे, तो अगर मैं ये बोलना चाहूँ कि सबसे नज़दीक का जो है हॉस्पिटल हमारे कौन है, सबसे नियरेस्ट हॉस्पिटल कौन है, तो हम ये बोलेंगे कि हमारे नियरेस्ट हॉस्पिटल है। क्या बोलेंगे? नियरेस्ट, नियरेस्ट हॉस्पिटल। और ये क्या हो गया? ये नेक्स्ट बिल्डिंग हो गई, माई पाठशाला की नेक्स्ट बिल्डिंग। बात समझ में आई? नेक्स्ट और नियरेस्ट में इतना फर्क होता है। जब आपको बगल वाला बताना होता है तो आप नेक्स्ट का इस्तेमाल करते हो, जब आपका पास का बताना होता है तब आप नियरेस्ट का इस्तेमाल करते हो। जैसे द हॉस्पिटल इज इन द नेक्स्ट बिल्डिंग, जो हॉस्पिटल है, जो हॉस्पिटल है वो नेक्स्ट बिल्डिंग है, मतलब ये वाली बिल्डिंग है, जो बाजू में सटी हुई बिल्डिंग है, हॉस्पिटल उसी में है। वी नीड टू बाई सम फूड, वेयर इज द नियरेस्ट सुपर मार्केट। अब हम ये बोल रहे हैं कि हमें फूड खरीदने की जरूरत है, सुपर मार्केट सबसे नजदीक में कहाँ है? जरूरी नहीं हो मेरे बगल के बिल्डिंग में हो, 4 बिल्डिंग छोड़ के हो, लेकिन सबसे नजदीक वाला वही है, क्योंकि उसके बाद वाला जो होगा वो 10 बिल्डिंग छोड़ के होगा या 50 बिल्डिंग छोड़ के होगा, या इस एरिया में नहीं होगा, दूसरे एरिया में सुपर मार्केट होगा। तो जब आपको बाजू वाली बिल्डिंग बतानी हो या बाजू वाली चीज कोई बतानी हो तो आप नेक्स्ट का इस्तेमाल करते हो, और जब आपको नजदीक का बताना हो कि सबसे नजदीक यही है, जरूरी नहीं बाजू में हो, सबसे नजदीक बताना हो तो नियरेस्ट का इस्तेमाल करते हो। तो बस इतना ही फर्क होता है, यह आपको पता होना चाहिए। एग्जामिनेशन में इन पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत बनाए जाते हैं। इसके बाद है लेटर वर्सेस लैटर।
देखो इसकी स्पेलिंग में यहाँ ना थोड़ी कलाकारी है। जब आप लेटर की बात करते हो, लेटर का मतलब ये होता है कि आप बाद में बताने की कोशिश करते हो, बाद में। और जो ये भी लेटर होता है ना, ये भी बाद में होता है, लेकिन इसमें बाद में नहीं होता, ये बाद वाला होता है, बाद वाला। अब हिंदी में मैं इसलिए समझा रहा हूँ, देखो बाद में और बाद वाला, LATTER, बाद में, इसमें कम टी है, इसमें मतलब ये भी सब छोटे हैं, और ये LATTER ये बाद वाला हो गया। अब समझिए लेटर कब इस्तेमाल करते हैं, लेटर कब इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लो कि किसी का दो हिस्सा है, तो इसको जो हम बोलते हैं उसको बोलते हैं फॉर्मर, और इसको जो बोलते हैं वो लेटर बोलते हैं। और ये जो लेटर होता है वो ये होता है LATTER। ये फॉर्मर पार्ट आप इसको बोल सकते हो और ये लेटर पार्ट बोल सकते हो। अगर दो हिस्से हो तो पहला वाला फॉर्मर पार्ट बोला जाता है, दूसरा वाला लेटर पार्ट बोला जाता है। जैसे मूवी देखने जाते हो, मूवी में इंटरवल के पहले एक पिक्चर का सीन चलता है और इंटरवल के बाद, तो पहला वाला जो पार्ट होता है उसको फॉर्मर पार्ट बोल सकते हो, और जो बाद वाला होता है उसको लेटर पार्ट बोल सकते हो। जैसे मैच होता है उसमें 2 इनिंग होती है, तो फॉर्मर इनिंग बोल सकते हो, लेटर इनिंग बोल सकते हो। तो किसी भी चीज़ के अगर 2 हिस्से हो तो पहले वाले पार्ट को आप फॉर्मर पार्ट बोल सकते हो, दूसरे वाले को आप लेटर पार्ट बोल सकते हो। जबकि अगर मैं लेटर की बात करूं तो ये टाइम के रिस्पेक्ट में बात होती है, और ये अंत के बाद में होती है कि बाद में। जैसे मैं एग्जांपल बात करूं, राम विल कॉल यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा, मतलब मैं दूसरे समय तुमको कॉल करूंगा। तो हम जब बाद में मैसेज कन्वे करना चाहते हो तो हम लेटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं बात करूं, द लेटर पार्ट ऑफ द शो वॉज वेरी बोरिंग, मतलब 2 पार्ट होता है मूवी के, पहला पार्ट अच्छा रहा, दूसरा पार्ट जो है बोरिंग रहा है। तो यहाँ पे जो आपने इस्तेमाल किया वो LATTER इस्तेमाल किया है, और यहाँ पे जो इस्तेमाल किया हुआ है वो लेटर बाद में के सेकंड्स में LATER इस्तेमाल किया है। सी वॉज नॉट पनिश दो सी केम लेटर देन आई। अब देखो यहाँ पे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे आएगा, ऐसे ही आएगा ना, सी वॉज नॉट पनिश दो सी केम लेटर देन आई। जल्दी जल्दी में फ्लो में आप पढ़ जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा यार लेटर गलत लिखा हुआ है। बाद में आई, वो मेरे से बाद में आई, तो LATER लिखना है, LATER लिखना है। समझ में आया बात। इसके बाद मैं बात करूं गुड वर्सेस वेल, ये सबसे आखिरी है, गुड वर्सेस वेल। मैं इसको अगले स्क्रीन पे ले चल के आपको पढ़ाना पसंद करूंगा, गुड वर्सेस वेल। देखो गुड वर्सेस वेल में जो कंसेप्ट है वो कुछ ऐसा है कि एक इसमें एग्जेक्टिव है और दूसरा जो होता है ये आपका एग्जेक्टिव होता है, और ये अगले चैप्टर में पढ़ोगे ये आपका एडवर्ब होता है। बस इतना ही फर्क होता है। जो एग्जेक्टिव होता है वो नाउन के साथ आता है, मतलब नाउन के लिए आता है। जो एडवर्ब आता है वो या तो वर्ब के लिए आता है, या तो जो आता है वो एग्जेक्टिव के लिए आता है, या तो जो आता है वो खुद दूसरे एडवर्ब के लिए आता है। तो ये जो है, जो वेल है वो नाउन के लिए नहीं आता है, गुड जो होता है वो नाउन के लिए आता है, लेकिन इनसे अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। इसमें देखो एक कंसेप्ट आपको और पढ़ना पड़ेगा। आपको बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक में कंसेप्ट पढ़ाया गया था कि सब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ जुड़ा हुआ होता है, और जो यहाँ पे हम इसको जोड़ने के लिए लगाते हैं वो लगाते हैं लिंकिंग वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पे जो आता है ये जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है ये आपका नाउन हो सकता है, ये प्रोनाउन हो सकता है, और एक चीज़ और समझना पड़ेगा, ये एग्जेक्टिव भी हो सकता है। तो एक जो इसमें सबसे जो डाइसी स्थिति होती है वो डाइसी स्थिति ये होती है कि आपको लिंकिंग वर्ब पहचानने आना चाहिए। तो लिंकिंग वर्ब देखो किस तरीके से लिंकिंग वर्ब डिफाइन होता है। एक तो लिंकिंग वर्ब होता है जब आपका इज, आर, एम, वाज और वर, ये आपका वर्ब का बी फॉर्म आता है, जिसमें जो हिंदी मीनिंग मिलती है पढ़ के वो मिलती है। और ये क्या करते हैं, ये आगे वर्ब के चैप्टर में पढ़ोगे, ये बताते हैं स्टेट, मतलब ये क्या करते हैं जब ये आते हैं तो ये अवस्था बताने के लिए आते हैं। जैसे मैं बोलूँ सी इज़ ब्यूटीफुल, सी इज़ ऑनेस्ट, मान लिख दूँ सी इज़ ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। तो ये जो ऑनेस्ट है ये इसकी मीनिंग को पूरा कर रहा है, और ये जो इज़ है ये लिंकिंग वर्ब का रोल प्ले कर रहा है, और है की मीनिंग निकल रही है, मतलब ये जो है ये कॉम्प्लीमेंट है, और जो कॉम्प्लीमेंट होता है नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव हो सकता है। तो ये जो चीज़ है वो एग्जेक्टिव है। एक तो ये जो है इज, आर, एम, वॉज, वर ये है, और दूसरा जो चीज़ है वो है एक पेयर आता है जिसमें बी, बिकम, गेट, ग्रो, टर्न जैसे कुछ वर्ब्स और होते हैं जो लिंकिंग वर्ब की कैटेगरी में आते हैं, जो
लिंकिंग वर्ब की कैटेगरी में आते हैं। लिंकिंग वर्ब की कैटेगरी में आते हैं। ये लिंकिंग वर्ब की कैटेगरी आपको स्पेशली याद रखनी पड़ती है। तो जो ये लिंकिंग वर्ब होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब ये लिंकिंग वर्ब आएगा तो इसके बाद जो होता है वो हमेशा एडजेक्टिव रखा जाता है, और दूसरा होता है वो नॉर्मल वर्ब होता है। दूसरा होता है नॉर्मल वर्ब, उस वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव लगाना होता है। तो आपको पहचानना पड़ेगा कि लिंकिंग वर्ब है या दूसरा वर्ब है। अगर दूसरा वर्ब है तो आप एडजेक्टिव इस्तेमाल करोगे, लिंकिंग वर्ब है तो आप एडजेक्टिव इस्तेमाल करोगे, दूसरा वर्ब है तो आप एडवर्ब इस्तेमाल करोगे। अगर लगता है मुझे मैंने उल्टा बोल दिया तो मैं इसको सीधा करता हूँ। अगर लिंकिंग वर्ब है तो बाद में आप एडजेक्टिव इस्तेमाल करोगे, जनरल वर्ब है तो आप एडवर्ब इस्तेमाल करते हो। ये जो चीज़ें हैं जो अभी आगे पढ़ते जाओगे तो ये पूरी की पूरी जो चीज़ है वो आगे चैप्टर बाई चैप्टर, जैसे एडजेक्टिव खत्म करोगे, जैसे एडवर्ब खत्म करोगे, तो ये लिंकिंग वर्ब आपको याद हो जाएगा, क्योंकि 4-5 जगह ये लिंकिंग वर्ब आपको पूरा पूरा पढ़ाया भी जाएगा और रटवाया भी जाएगा। तो जो अभी कंसेप्ट याद रखना है वो याद रखना है कि देखो, लिंकिंग वर्ब के बाद अगर आता है तो एडजेक्टिव होता है, नॉर्मल वर्ब के साथ अगर आता है तो वो जो होगा वो एडवर्ब होगा। अब 2 एग्जाम्पल रखे गए हैं सामने आपके। दिस फैब्रिक फील्स सो गुड वेल ऑन द स्किन। ये फैब्रिक जो फील होती है वो गुड होती है या वेल होती है, ये आपको डिसाइड करना है। जो ये फील है बस आपको ये पहचानना आना चाहिए, ये अगर लिंकिंग वर्ब है, ये अगर क्या है लिंकिंग वर्ब है, ये अगर लिंकिंग वर्ब है तो आगे जो आएगा वो आएगा गुड। अगर ये लिंकिंग वर्ब नहीं है तो जो आएगा वो वेल आएगा। तो जो फील होता है ये लिंकिंग वर्ब होता है। जब आपको ये पता चल गया कि ये लिंकिंग वर्ब हो गया तो यहाँ पे जो इस्तेमाल करोगे गुड इस्तेमाल करोगे, वेल इस्तेमाल नहीं करोगे। दिस फैब्रिक्स ड्रैप्स सो वेल ओवर माई सोल्जर। दिस फैब्रिक ड्रैप्स, अब ये जो होता है ये लिंकिंग वर्ब नहीं है, तो ऐसे केस में जो आप इस्तेमाल करोगे वो वेल इस्तेमाल करोगे। क्या इस्तेमाल करोगे? वेल इस्तेमाल करोगे। यहाँ पे गुड इस्तेमाल, दिस फैब्रिक ड्रैप्स सो गुड ओवर माई सोल्जर नहीं लिख सकते हो। अगर बाजू में मैं इसकी गुड लिख दूं तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। समझ रहे हो बात? क्योंकि जो ड्रैप्स है ये जो है आपका, ये लिंकिंग वर्ब नहीं होता है। तो वेल इस्तेमाल करना है या गुड इस्तेमाल करना है डिपेंड करता है कि आपको वर्ब पहचानना आना चाहिए। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसका वर्ब में ही होता है। मान लो अगर कोई नाउन है, नाउन के पहले अगर इस्तेमाल करना है तो सीधे सीधे पता है कि नाउन के पहले तो आप एडजेक्टिव इस्तेमाल करोगे। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव गुड होता है। तो नाउन के पहले आप वेल का इस्तेमाल करोगे नहीं। नाउन के पहले आप वेल का इस्तेमाल करोगे नहीं। नाउन के पहले जो इस्तेमाल करोगे, हमेशा जो इस्तेमाल करोगे गुड का इस्तेमाल करोगे। जो इसका यूज केस अच्छा आता है, एग्जामिनेशन में आता है, वो आता है जब आपके वर्ब्स के बाद लगाना होता है। जब आपके वर्ब्स के बाद लगाना होता है तो उस वक्त पहचानना बहुत जरूरी होता है कि गुड लगाना है या वेल। उस केस में आपको पहचानना बहुत जरूरी होता है कि लिंकिंग वर्ब है या नहीं है। अब लिंकिंग वर्ब का जो पार्ट है वो आगे है, जहां पे मैं आपको बहुत सारे लिंकिंग वर्ब पढ़वाऊंगा और उसको आपको रट्टा भी मारना पड़ेगा, क्योंकि उस पे बेस्ड कई सारे और तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो इस वाले पार्ट को वापस आके रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि एक बार लिंकिंग वर्ब याद आ गया, पता चल गया कि ये लिंकिंग वर्ब होते हैं, तो उसके बाद फटाक से आप क्या करोगे? आप गुड लगा दोगे, वेल को हटा दोगे। तो अभी जो है लेक्चर नंबर 03 में ये सारे के सारे पेयर्स है, और यही इतने इंपॉर्टेंट पेयर्स है जो कम से कम में आपको याद होना जरूर चाहिए। इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे लेक्चर नंबर 04।